नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भले ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई है, लेकिन बीजेपी को भी समझ में ये आ गया कि इस चुनाव में अग्निवीर योजना के विरोध ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिन इलाकों में बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं, वहां भी बीजेपी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। अब ऐसे में मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर अपनी नीति की समीक्षा को शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंप दिया है। अब केंद्र सरकार भी चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर कर लिया जाए। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है, जिसमें 25% की जगह करीब 70% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कही गई है। इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना बीजेपी के लिए अग्निपथ साबित हुई। चुनाव के दौरान अग्निवीर को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष ने हर रैली में अग्निवीर योजना का विरोध किया और सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा भी किया। इसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखा और दावा है कि लोगों ने जमकर इस मुद्दे के विरोध में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो बीजेपी के पूर्ण बहुमत के रास्ते में बाधा बन गया। अब खबरें हैं कि सेना अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रही है। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खानी चर्चा प्रारंभ हो गई है। हाल ही में तीनों ही सेनाओं में इसको लेकर सर्वे किया गया, जिसमें कई अहम बिंदु सामने आए हैं। हालांकि अभी इन बदलावों को लेकर सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं गया है। सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए रिटेन करने के प्रतिशत को बढ़ाना, जिसका प्रावधान फिलहाल 25% का ही है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि इस 25% के कैप को बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। इसके अलावा विशेष बलों सहित तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए यह लगभग 75% किया जाए। इसका उद्देश्य आपसी संबंधों को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा के बजाय एक दूसरे को साथ लेकर चलने की इच्छा को बढ़ाना है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक संगठन का बड़ा हित ये है कि अच्छे भाईचारे और रेजिमेंट भावना वाले सैनिक एक साथ मिलकर लड़ें। जब अग्निपथ योजना घोषणा की गई थी तो सैनिकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड 37 से 42 हफ्ते के बीच का था। सेना को आंतरिक रूप से मिले फीडबैक में सामने आया कि ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से सैनिकों को निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। सेना को आंतरिक रूप से मिले फीडबैक में सामने आया कि ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से सैनिकों को नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेचुइटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। अन्य सुझावों की बात करें तो इसमें कर्मियों को अन्य कामों के लिए हायर करना भी शामिल था। इसके अलावा कई सुझावों पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें अग्निवीरों की सीनियरिटी को सिक्योर करने के अलावा उन्हें अर्धसैनिक बलों में नए सिरे से शामिल करने के बजाय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है। वहीं सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
अब देखना है कि सेना के प्रस्ताव पर सरकार का क्या रुख रहता है, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, उससे उम्मीद है कि इसमें बदलाव पर सरकार भी सहमत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अब अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार भी काफी सीरियस नजर आ रही है, चाहती है कि इस योजना के अंदर जितनी भी परेशानियां थी, जो भी कमियां थी, इन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से भी एक इंटरनल सर्वे किया जा रहा है। कई सुझाव इसमें दिए गए हैं, कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। हम जो खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। जे.एस. सोढ़ी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है जे.एस. सोढ़ी जी आपका। और अनिल गौड़ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जे.एस. सोढ़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आर्म्ड फोर्स की बात है, अब भारतीय जनता पार्टी जो नई सरकार बन चुकी है, केंद्र सरकार पर काबिज है, ऐसे में जितना विरोध अग्निवीर योजना का हुआ, अब उस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार खुद से आगे आई है। बात अगर भारतीय सेना की करें तो भारतीय सेना ने भी कई सुझावों में ये कोशिश की है कि इन सारी कमियों को दूर किया जाए और इन मांगों को रखा जाए, ये इच्छा जताई है। लेकिन आपको लगता है कि आर्म्ड फोर्स के मोरल पर इसका क्या असर पड़ेगा? जय हिंद वक्ता जी। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। रॉबर्ट एटकिंस का एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें उन्होंने कहा था कि उसको मत जोड़ो जो चीज टूटी नहीं है। डोंट फिक्स एनीथिंग व्हिच इज इन ब्रोकन। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अव्वल सेना मानी जाती है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, बल्कि अक्टूबर 2022 में स्टैटिस्टा, जो कि जर्मनी की एक विख्यात कंपनी है, उसने ये अध्ययन किया और उसमें कहा कि पूरी सेनाओं में दुनिया में भारतीय सेना सबसे बढ़िया सेना है। तो अगर हम ऑलरेडी नंबर 1 पे हैं तो इतने बड़े चेंजेस पहली बार लाने की जरूरत क्या थी? और अगर चेंजेस लाने भी थे तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाते 10,000 सैनिकों के लिए, 15,000 सैनिकों के लिए, 1 या 2 इन्फेंट्री बटालियन के लिए, लेकिन पूरी सेना के लिए एक ही झटके में लाना। हमने देखा कि कितने बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जिसने भी सेना में नौकरी की है वो जानता है कि ये भारत की कॉम्बैट पोटेंशियल के लिए बहुत घातक है। और इसका मैं 2 मिनट और चाहूंगा वक्ता जी। घातक इसलिए क्योंकि इससे जो सेना की कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस है उसमें भारी गिरावट आएगी। देखिए, जब तक हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, जब तक हम फ्लड रिलीफ में, जब तक हम सुनामी रिलीफ में, तब तक काम चल जाएगा। लेकिन भारतीय शस्त्र बलों का, जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना आते हैं, उनका जो मेन रोल है, प्राइमरी रोल है, वो देश की रक्षा करना जब देश पे युद्ध हो। और युद्ध के दौरान हमें वो सैनिक चाहिए होते हैं जो कि अनुभवी हों, जिन्हें अनुभव की वजह से वो जब गोलियां चले तो वो डरे ना और वो अपना काम जो दिया वो कर सकें। अब आप सोचिए, 4 साल की सर्विस वाला सैनिक, उसके पैर भी नहीं जमेंगे फौज में और पहले उसको चिंता सताएगी कि मेरा क्या होगा 4 साल बाद। मैं बस एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा वक्ता जी। तकरीबन 1.25 लाख सैनिक अफसर जेएसयू रिटायर होता है सेना, वायुसेना और नौसेना से हर साल, और 1947 से लेकर अब तक 1.25 लाख के करीब हर साल रिटायर होता है। और आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए इंटू 76 कितने लाख लोग रिटायर हुए हैं। सिर्फ 26 भूतपूर्व सैनिकों ने सिविल लाइफ में अच्छा किया है, बाकी के सारे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सेना के अंदर जो काम होता है और सिविल में जो काम होता है वो बिल्कुल विपरीत है, उसमें बिल्कुल अलग है। तो जब एक अफसर को बाहर दिक्कत हो रही है आने में, सेटल होने में, तो वो जो सैनिक है 10वीं 11वीं पढ़ा हुआ उसके लिए कितनी मुसीबत होगी। तो हमें 2 कारण से ये जो अभी इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है, मैं भारत सरकार का सम्मान करना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा कदम लिया है, भारतीय सेना ने अच्छी स्टडी की है कि एक तो भारत की सुरक्षा के नजरिए से, दूसरे लोगों की इच्छा या विल ऑफ द पीपल के नजरिए से ये चेंजेस होने बहुत जरूरी। जी, ये कई चेंजेस हैं, मैं उस पर एक एक करके आऊंगी और चाहूंगी कि छोटी छोटी प्रक्रिया आप लोग जल्दी जल्दी इन सारे 5 सुझाव जो आए हैं उस पर आप दें मुझे। अनिल गौड़ जी, देखिए, पहले सुझाव की अगर बात की जाए, जिस पॉइंट को रखा गया है वो ये रखा गया है कि अग्निवीरों की संख्या जो 60 से 70% तक बरकरार रखी गई है, उससे वर्तमान में केवल 25% हिस्सा ही रखा जाए और 75% को 12 लाख के साथ जाने दिया जाए। क्या लगता है आपको, इसमें बदलाव की जरूरत है? किस तरह से देख रहे हैं सर आप इसे?
अनिल गौड़ जी। ऐसा है, मैं जब ये अग्निवीर योजना अनाउंस हुई थी जी। तब भी बड़े चैनल पे था और मैंने उस दिन से डे 1 से इसको अपोज किया है कि ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, हेयर बैंड स्कीम है कि फौज का जो मनोबल और फौज का जो तरीका है काम करने का, उसको तोड़ने के लिए। और ये जिसने लाई है, मैं तो समझ नहीं सकता कि ये क्यों लाई गई है फौज के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। बिल्कुल। आप देखिए सिविलियन सेक्टर के अंदर मैडम, जो आदमी एक दिन नौकरी पे आता है, उसका जो उसकी नौकरी, उसकी पेंशन, उसका सब कुछ बरकरार रहता है। और सिविल नौकरी और जो फौज की नौकरी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। यहाँ पे आप अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए स्वैच, मतलब कि आपने ब्लैंक चेक साइन किया होता है भारत के लिए कि जी मैं अपनी जान दूंगा धरती के लिए। ये सिविल में नहीं होता जी। और आप उस आदमी को कहते हैं कि जी आप 4 साल नौकरी करो, बाहर हो जाओ जी, और फिर आप धक्के खाते रहो। मैं अग्निवीर से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, यहाँ पे एक स्कीम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की, जो फौज में शुरू हुई थी, इमरजेंसी कमीशन से शुरू हुई थी और उसके बाद में वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में चलती है। और आपने देखा होगा, आपके चैनल पे भी आया होगा, किस तरीके से उनका हाल है। आप अपने अफसरों को तो आप नौकरियां दे नहीं सके, आप उनको एडजस्ट कर नहीं सके। आप ये एक हेयर ब्रेड स्कीम ले आए जवानों के लिए। वो जवान जो बेचारा 10वीं 12वीं पास है, वो बाहर आके क्या करेगा? दरबान बन के दरवाजे खोलता रहेगा। यहाँ पे आप जब ये स्कीम अनाउंस हुई तब सीआरपी के जो डीजी थे उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ये जो रिजेक्टेड माल है फौज का, मैं नहीं रहूंगा। ये तो हाल है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा ये इसके अंदर ये जो स्कीम आ रही है कि जी इसके अंदर हम 60% रखेंगे, 50%, ये कुछ नहीं। ये स्कीम स्क्रैप होनी चाहिए। जो जवान आता है वो पूरे साल अपने लगा के रिटायर होकर फिर जाए, ताकि फौज जो है, देखिए एयरफोर्स के अंदर सेवा अवधि है 4 साल के अंदर कुछ नहीं सीख सकता। फौज के अंदर आपको चाहिए वो कुछ नहीं सीख सकता। 4 साल के अंदर उसको ये नहीं समझ आएगा कि मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ। बिल्कुल। वो क्या करेगा? आपने देखा जब गलवान इंसिडेंट हुआ, आपको मैं फिर याद दिलाता हूँ, चीन के सैनिक कैसे भागे, क्योंकि वो भी इसी तरीके से रिक्रूट हुए कंस्क्रिप्टेड लोग हैं। 2 साल 3 साल लगाते हैं वो। आप क्या चाहते हैं कि भारत की फौज भी इस हिसाब से बन जाए? बिल्कुल। ये तो मेरे को समझ नहीं आया कि किसने ये स्कीम लाई और ये पॉलिटिशियन, ये चाहे हमारे प्रधानमंत्री अनिल गौड़ जी, देखिए 4 साल की आपने बात की है, लागू की, ये मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी सर, जो आपने अभी 4 साल की बात की, इसी को अब आर्म्ड फोर्स भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि इस सेवा अवधि को 7 से 8 साल तक बढ़ाने का सोचना चाहिए। आपको लगता है जब ये अवधि 4 से 8 साल बढ़ेगी तो कुछ फायदा होगा, सुधार आएगा? आप इसे ठीक मानते हैं? फिर वही बात आ जाएगी मैडम, आप एक चीज को मेरे को समझ नहीं आती कि अब ये फौज ने तो, देखिए फौज बेचारे क्या करेंगे, हमारे जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ वगैरह सारे, उससे पहले जो हमारे पिछले चीफ थे नरवाने जी, उन्होंने तो साफ कहा कि मैंने तो पायलट स्कीम के लिए कहा था, ये किस तरीके से थोपी गई है फौज आर्म फोर्सेस के ऊपर, ये तो समझ ही नहीं आया। तो ये तो किसी को मंजूर नहीं ना है। आप कहते हैं अब अवधि, वो अवधि तो नेचुरली बढ़ानी, वो कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करेगा। अब जो आप ग्राउंड पे कमांडर्स हैं, जो यूनिट कमांडर्स हैं, आप उनसे पूछिए कितना बुरा हाल रहेगा उनका, एक किस तरीके से फाइटिंग यूनिट किस तरीके से बनेगी, आपकी जो सेक्शन है, प्लेटून है, वो किस तरीके से बनेगी। आगे हुक्म निकल गए हुए हैं कि अग्निवीर को अकेला नहीं खड़ा करना गार्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, वो पता नहीं क्या करेगा वहां पे। नहीं तो जो उसी में ये जो स्कीम है, इसका एक ही इलाज है और वो इलाज ये है कि इसको पूरा स्क्रैप किया जाए। लेकिन फिलहाल देखिए अनिल गौड़ जी, स्क्रैप को लेकर तो किसी तरह की कोई चर्चा, 10 साल कुछ नहीं, उसको पूरा अपनी सर्विस करे वो और रिटायर होके जाए वो।
बिल्कुल। जय सोडी जी, क्या लग रहा है? देखिए, स्क्रैप को लेकर तो अभी इस तरह की कोई सूचना है नहीं केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर भारतीय सेना जिस तरह से इसके अंदर इंटरनल सर्वे कर रही है उसकी तरफ से भी इस तरह का कोई मुद्दा फिलहाल उठाया नहीं गया। मुद्दा फिलहाल उठाया गया है कि इसमें जो कमियां हैं इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसमें जो कमियां आ रही हैं, जो लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है, उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बात अगर विदेशों की कर ले तो वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया होती है, थोड़ा समझाएंगे? विदेशों में भी इस तरह की प्रक्रिया होती है शॉर्ट टर्म की, आर्म्ड फोर्स की, किस तरह से काम करती है? जय सोडी जी। वक्ता जी, रूस ने 2008 में ऐसी एक स्कीम लेके आए थे जिसके तहत उनके 45% सैनिक हैं जिनकी 1 साल की सर्विस होती है और 25% सैनिक हैं जिनकी 6 साल की सर्विस होती है। हम देख चुके हैं 2 साल से ज्यादा हो चुकी है रूस को अब तक यूक्रेन में विजय हासिल नहीं हुई है। इजराइल 10 साल पहले ऐसी एक स्कीम लेके आया था जिसके तहत उसके पुरुष सैनिक 34 महीने की सर्विस करते हैं और महिला सैनिक 24 महीने की करती है, पुरुष 36 महीने की करते हैं। आप देखिए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इजराइल हमास को हरा नहीं पाया है। भारत के ऊपर 2 फ्रंट वॉर के काले बादल मंडरा रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं 2035 में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे हमला करेंगे। और जब 11 साल रहते हैं इस 2 फ्रंट वॉर के लिए तो इस वक्त पे ऐसी स्कीम लाना मेरी राय में बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे गौर साहब ने कहा, मैं उनका पूरी तरह सहमत हूँ, ये पूरी तरह से स्कीम स्क्रैप होनी चाहिए और पहले वाली 15 सर्विस लानी चाहिए। और अगर कोई भी हमने चेंजेस करनी है 2035 के बाद करनी चाहिए, जब युद्ध के बादल खत्म हो जाएं। युद्ध भगवान करे कभी युद्ध ना हो, अगर हो तो हम उससे विजय हो। और 2035 के बाद फौज में जो भी चेंजेस करनी है, चाहे थिएटर कमांड हो, चाहे अग्निपथ हो, सब 2035 के बाद करना चाहिए। 2035 के लिए वक्ता जी मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ 11 साल रह गए हैं। जनरल नरावने जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ लिखा अपने लेख में कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए हार होगी। यानी कि जय सोडी जी, अगर इसका थोड़े शब्दों में मैं समझना चाहूँ तो उसका अर्थ ये है कि अग्निवीर योजना के कारण भारतीय सेना आर्म्ड फोर्स कमजोर हो रही है, न कि मजबूती की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को, क्योंकि आपका विख्यात चैनल है, दुनिया भर में देखा जाता है, रोज करोड़ों लोग देखते हैं, मैं 2 मिनट देना चाहूंगा वक्ता जी एक्सप्लेन करने के लिए इसे भारत की कॉम्बैट शक्ति में कैसे घटौती हो रही है। देखिए, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में जिसमें टैंक्स होते हैं उसमें 45 टैंक होते हैं और 60 भारी भरकम गाड़ियां होती हैं जो कि युद्ध के दौरान काम आती हैं। अब ये 105 भारी गाड़ियां चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है उसे 8 से 10 साल लगता है एक्सपीरियंस गेन करने में। हम जब कार चलाना सीखता है 2-3 साल तो लगते हैं छोटी सी कार को कंट्रोल करने में, वो भारी गाड़ियों को 8 से 10 साल लगते हैं। और अगर आप उसको 7-8 साल के बाद रिटायर कर दोगे, एक वक्त आएगा जब ट्रेंड एक्सपीरियंस सैनिक नहीं होंगे लड़ाई में ये टैंक्स और ये भारी गाड़ियां चलाने के लिए, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। तो जब हमारे पास अपने टैंक चलाने के लिए सैनिक नहीं होंगे अग्निपथ की वजह से, तो आप सोच सकते हैं कि बड़े पैमाने में, मैंने तो एक आर्मर्ड रेजिमेंट का एग्जाम्पल दिया, पूरी सेना में अगर हम लें तो हमारी कॉम्बैट शक्ति में कितनी कटौती आएगी। इसलिए मैं फिर यही रिट्रेट करूंगा, ये जो भी चेंजेस हैं सारे 2035 के बाद करने चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट पे करने चाहिए, जैसे जनरल नरावने ने बिल्कुल सही सजेस्ट किया था जब वो सेना अध्यक्ष थे। बिल्कुल। अनिल कौर जी, आपको ये जो अग्निवीर योजना है और जो नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया होती है भारतीय सेना में या फिर वायुसेना में, तमाम जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, इनमें जो भर्ती प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से अग्निवीर स्कीम की अगर बात की जाए, अग्निवीर योजना की बात की जाए, आप कितना अलग इसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि आप एक जबरदस्ती किसी को स्पेशली एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना के कहते भी ये सैनिक बन गया है। 42 हफ्ते की जो या उसकी जो ट्रेनिंग है वो तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग होती है मैडम। ठीक है। एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद में एक जवान जो है वो रेजिमेंट में आता है, उसके बाद में वो जो है आगे की जो सर्विस करता है और कोर्सेज पे जाता है और कोर्सेज करने के बाद में फिर वो करते आस्ते आस्ते करके कोर्सेज करके फिर वो सीखता है और फिर वो आता है। तो अगर आप उसको 4 साल के लिए रखेंगे, आप मेरे को ये बताइए कि उसको कोर्स में तो कोई भेजेगा नहीं, ठीक है नहीं, कोर्स पे भेजेंगे जो रिटेन हो जाएंगे 4 साल के बाद उसको कोर्स पे भेजना शुरू करेंगे।
तभी चलेगा ना। अब 4 साल के बाद में जब आप रिटेंशन वालों को भेजेंगे तो आपके पास मैन पावर कहाँ रहेगा रेजिमेंट के अंदर। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो मेरे को कोई समझ नहीं आता। जहां तक मेरे को ये लगा कि जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये लाई है स्कीम, और जिस हिसाब से जब मैं पहले भी टीवी चैनल पे बहस करता था इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पेंशन बिल जो है फौज का बहुत बढ़ गया, डिफेंस का। मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इसमें कॉम्बैट जो है, कॉम्बैटिटेंट्स जो है, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, उनके जो सर्विस क्लास है, अगर आप उनका पेंशन बिल देखें वो इतना नहीं है जितना कि जो डिफेंस के बाकी जो सिविलियन स्टाफ है इसके अंदर उनका पेंशन बिल है। वो जो सिविलियन स्टाफ है उसको आप NFU भी देते हैं, जो है नॉन फंक्शनल अपग्रेड देते रहते हैं, क्योंकि वो कर दिया हुआ है। 2 साल के बाद अगर उसका कोर्स जो उसके बैचमेट की प्रमोशन हो जाए, इसको भी प्रमोशन मिलेगी। ठीक है नहीं, चाहे वो काम करता है या नहीं करता। फौज में ऐसा नहीं है। फौज में जो है वो एक पिरामिड है। आप अगर आपकी रिपोर्ट सीखनी है तो आप जो है कर्नल के बाद आप सिलेक्शन ग्रेड के आस्ते आस्ते आप को साइडलाइन कर दिया जाता है और फिर आप रिटायर हो जाते हैं, आपको NFU वगैरह नहीं मिलता। तो ये जो चीज है, ये जो पेंशन बिल की बात करते हैं, पेंशन बिल इसको स्टडी किया जाए। ये जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज हैं उनका ज्यादा है, उनको निकाल दीजिए आप यहाँ से। उनको आप हैवी इंडस्ट्री जो आपके जो डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह वो भी डिफेंस के बजट में है, आप उनको कर दीजिए, इंडस्ट्रीज के अंदर कर दीजिए। फिर आप देखिए, फिर देखिए कि कितना पेंशन बिल बनता है फौज का। ठीक। तो ये चीज है, इसके लिए जो है बड़ी जरूरी चीज ये एक है, एक चीज सोचने वाली, जो सोनी साहब भी कह रहे हैं। देखिए, आपको एक मद्देनजर ये जो फौज के साथ जो छेड़खानी करते हैं, आप फौज में जब फौज कहता हूँ, मैं तीनों सर्विसेज की बात करता हूँ। आप ले लीजिए एयरफोर्स की बात ले लीजिए, देखिए वहाँ टेक्निकल आदमी चाहिए जो हवाई जहाज को उसके अंदर जो मेंटेनेंस कर सके उसकी। 4 साल में वो क्या सीखेगा उसको? आपका हवाई जहाज जो है वो उड़ता उड़ता गिरेगा नीचे, पायलट भी मरेगा। आप क्या ये चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो ये बातें जब चलती हैं, ये एक मैं कहूंगा कि जबरदस्ती की बात, अगर आप डिफेंस फोर्सेस के ऊपर थोपना चाहते हैं वो बात अलग है, क्योंकि उसमें फिर वो बात आ जाती है, ईथॉस की बात आ जाती है कि वहां पे कोई जिस हिसाब से जनरल निर्वाणे ने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा और उसके लिए ही वो जो बात आगे की बात जो चली है वो वैसे चली है। तो ये बात जो है एक बड़ी क्लियर कट है। फौज में जितने भी डिफेंस ऑफिसर्स आप ले लीजिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, किसी से बात कर लीजिए, कोई भी स्कीम के लिए राजी नहीं है कि ये स्कीम क्या बेनिफिशियल है फौज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्या हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है। कोई नहीं मानेगा इसके लिए। जी ठीक है सर। आप उसको ट्रेनिंग को जो है, ट्रेनिंग जब अब आपकी ट्रेनिंग भी कम है, आपका टाइम पीरियड भी कम है, तो आपके पास जवान कहाँ है? ठीक है सर, तो समझ जी सर। जी सोनी जी, देखिए अब जैसे कि अनिल गौड़ जी समझाना चाह रहे हैं कि ये योजना उस तरह से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है जिस तरह की जरूरत हमें लोगों की होती है। जब हम एक भारतीय सेना की बात करते हैं तो बहुत मजबूत सेना चाहिए होती है, जो कि आगे आने वाले वक्त में भी उसी तरह से सपोर्ट कर पाए जैसे कि अभी भारतीय सेना कर रही है, ना कि और धीरे धीरे कमजोर होती चली जाए। लेकिन जब ये भारतीय सेना के इंटरनल सर्वे की बात आती है या फिर जो बड़े बदलाव करने की बात आती है, तो आपको लगता है कुछ सोच समझकर भारतीय सेना ये इंटरनल सर्वे कर रही होगी? कुछ सोच समझकर इसमें ये बदलाव करने का उसने ये फैसला करने की इच्छा जताई होगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल वक्ता जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने पिछले 2 साल से जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है तब से उन्होंने इंटरनल फीडबैक दी होंगी, बेशक अनऑफिशियल तौर पे, बेशक अनऑफिशियल फंक्शन में, कैजुअल फंक्शन में, बड़े खाने में, कोई ये डिनर नाइट में उन्होंने ली होंगी। जब उन्हें पता चला होगा कि ये जो जनरल जो लोग हैं सर्विस में वो इस स्कीम से नाखुश हैं, तो ये समय आया कि उन्होंने फिर ये इंटरनल स्टडी ऑर्डर की। क्योंकि जैसे जैसे उनको, क्योंकि फौज में दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, और दोनों को इक्वल अहमियत दी जाती है। तो जब उन्हें इनफॉर्मल तरीके से फीडबैक मिली होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि अभी एक फॉर्मल तरीके से भी फीडबैक ले लें ताकि हम क्लियर हो, सरकार के पास जाने से पहले हमारे पास
सारे आंकड़े हों, तो ये भारतीय सेना का ये कदम बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ भारतीय सेना ने नहीं किया है। 23 मई को इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आता है, उन्होंने तीनों अंगों को बोला इंटरनल सर्वे करने के लिए, सेना, वायुसेना और नौसेना। तो ये बड़े एक लेवल पे ये इंटरनल सर्वे हो रहा है जिसमें तीनों सर्विसेज हैं। और मेरे को उम्मीद है जब ये आंकड़े सरकार को प्राप्त होंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा जो कि देश के लिए अच्छा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोढ़ी साहब और अनिल गौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतर तरीके से इस मुद्दे को हमें और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर अग्निवीर योजना कितनी महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।